हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मौसमी और क्रिएटिव सॉल्यूशन में आपका वेलकम है। हम लोगों ने एनसीईआरटी का एक सीरीज स्टार्ट किया है केमिस्ट्री का और आज नेक्स्ट क्लास 9 का सेकंड चैप्टर के हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं यह पढ़ेंगे। ये समझेंगे कि इस चैप्टर में दिया क्या हुआ है। ये अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो हम लोगों को पढ़ना है पदार्थ शुद्ध है या नहीं है। ठीक है, पदार्थ फर्स्ट चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि पदार्थ क्या होता है, उसके भौतिक गुण क्या क्या हैं, पदार्थ में जो भी ठोस, द्रव या गैस अवस्थाएं हैं उसके भौतिक सभी गुणों को हमने देख चुका है। अब इस चैप्टर में हम इसके रासायनिक गुणों को यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे। होता क्या है, इसका ठोस हो या द्रव हो या फिर गैस हो, इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे कि होता क्या है। पदार्थ को केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार कितने भागों में बांटा जाता है? तो यह 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा पदार्थ भाग है ये हम लोग देखेंगे। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि पिछले क्लास में हम लोगों ने, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखा था। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि पदार्थ का केमिकल गुण यानी कि रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, वह भाग कौन कौन है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, पदार्थ। पदार्थ को हम लोग क्या करेंगे, 2 भाग में बांटे हैं। एक है शुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या है, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ। इसी अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्रण यानी कि मिक्सचर। क्या कहा जाएगा? मिक्सचर। देखते हैं यह होता क्या है। पूरे चैप्टर को समझने के लिए एक बार इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसका एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। क्या क्या पढ़ना है। शुद्ध पदार्थ को फिर से हम लोग आगे बांटे हैं 2 पार्ट्स में। एक है तत्व जिसको कहा जाता है एलिमेंट। क्या कहा जाता है? एलिमेंट। और दूसरा है यौगिक यानी कि कंपाउंड। इस यौगिक को क्या कहा जाता है? कंपाउंड। ओके, अब इस तत्व यानी कि एलिमेंट को फिर से आगे कैटेगराइज किया गया है जिसको कहा जाता है धातु यानी कि मेटल, और धातु नॉन मेटल, और फिर उपधातु जिसको कहा जाता है मेटलॉइड। क्या कहा जाता है? मेटलॉइड। ये तो हो गया शुद्ध पदार्थ का कैटेगराइजेशन, इसको किस तरीके से बांटा जाएगा। नेक्स्ट है अशुद्ध पदार्थ यानी कि मिक्सचर, मिश्रण। इस मिश्रण को भी हम लोग आगे कई भागों में बांटेंगे जिसमें से इसको बांटते हैं। पहला है समांगी मिश्रण। क्या है? समांगी मिश्रण। इसी को और क्या कहा जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा है असमांगी मिश्रण। असमांगी मिश्रण यानी कि हेट्रोजीनियस। आज की क्लास में ये सारा टर्म हम लोग कवर करेंगे। ये सब होता क्या है, बहुत ही आसान है, डरने की कोई बात नहीं है। एक एक करके देखेंगे और लास्ट में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएंगे। पहला है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ होता क्या है ये हम लोग देखेंगे। हम आम लोगों की जिंदगी में, एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी में शुद्ध पदार्थ क्या होता है। अगर हम बोलेंगे कि मम्मी क्या बोलेगी कि मार्केट से क्या लाना है, शुद्ध देशी घी। अगर घी लाना है तो हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध देशी घी, यानी कि वो प्योर सब्सटेंसेस है। उसी तरीके से मिल्क, दूध जो है वो भी शुद्ध होता है, ये हम लोग मानकर चलते हैं। लेकिन विज्ञान की दुनिया में इसको शुद्ध नहीं माना जाता है। और अगर हम सामान्य जिंदगी में देखें तो घी में अगर मान लेते हैं कोई कॉकरोच पड़ गया या कोई कीड़ा पड़ गया तो हम लोग उसको क्या मान लेते हैं कि वो अशुद्ध हो गया, अब वो खाने लायक नहीं है।
लेकिन विज्ञान की दुनिया में, केमिस्ट्री की दुनिया में हम लोग अशुद्ध पदार्थ की श्रेणी में घी, मिल्क या दूध, इन सभी चीजों को अशुद्ध पदार्थ मानते हैं। तो विज्ञान की दुनिया में शुद्ध पदार्थ है क्या? वैसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होंगे, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होंगे और उनका गुण भी एक समान होना चाहिए। उनका गुण भी कैसा होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। तब हम उसको क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ कहेंगे। अब गुण कहने का मतलब किस तरह का गुण? तो रासायनिक गुण। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रासायनिक गुणों के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण एक समान होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, H2O क्या होता है? जल। अगर हम पानी लेते हैं, नदी का हो, झरना का हो, कुआं का हो, तालाब का हो, किसी गंदे जगह का बिल्कुल कीचड़ सा पानी हो, तो हर जगह के पानी में ये H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस दोनों का प्रोपोर्शन, दोनों का अनुपात एक जैसा ही होगा। तो यह क्या है? शुद्ध पदार्थ है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, गोल्ड, जिसको Au कहा जाता है। गोल्ड, सोना। अगर हम कोई भी गोल्ड ले ले, ठीक है, उससे हम ज्वेलरी बनाते हैं, कान का बना हो, नाक का बना हो, या फिर किसी भी तरह का ज्वेलरी बना हो, तो उसमें हर एक गोल्ड में सेम प्रॉपर्टी पाया जाता है। उसकी हर एक अणु, अगर ये इतना बड़ा सा एक गोल्ड है, इसको छोटे 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 टुकड़ों में भी बांट दे, तो हर एक टुकड़े में जो प्रॉपर्टी फर्स्ट टुकड़े में पाया जा रहा था, वही सेम प्रॉपर्टी क्या होगा? बाकी सभी टुकड़ों में पाया जाएगा। तो रासायनिक गुण भी क्या होना चाहिए? उस पदार्थ का हर एक कण जो होता है वह एक समान होना चाहिए, उसका रासायनिक गुण भी, और वह पदार्थ के सभी कण एक समान तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। तो यह हो गया शुद्ध पदार्थ। ये समझ में आए? फिर से एक बार रिपीट करते हैं, शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंसेस क्या हो गया? इसको बोला जाता है प्योर सब्सटेंसेस। शुद्ध पदार्थ किसको कहा जाएगा? वैसे पदार्थ जिनके कण एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। वैसे पदार्थ जिनके सभी कण एक ही प्रकार के होते हैं और उन कणों के गुण भी किस तरह के गुण? रासायनिक गुण, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी भी एक ही तरह का होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। उसी का हम लोगों ने क्या देखा एग्जाम्पल में? गोल्ड हो गया या फिर वाटर हो गया। ओके, इसको फिर से आगे कैटेगराइज किया गया है तत्व। तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, ये दो भाग में बांटा गया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ये देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे? एलिमेंट। इस डायग्राम का जरूरत हम लोगों को पड़ेगा, आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। जैसे जैसे हम लोग आगे आते जाएंगे सारा टर्म क्लियर होता चला जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि शुद्ध पदार्थ को, प्योर सब्सटेंस को आगे फिर से दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला जो पार्ट है वह है तत्व, यानी कि एलिमेंट। तत्व, एलिमेंट किसको कहा जाएगा? ठीक है, वैसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होंगे। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लिए हम, गोल्ड, ठीक है, सोना हो गया, या चांदी, ठीक है, इसको Ag बोला जाता है, गोल्ड को Au बोला जाता है, या हम ले लेते हैं कॉपर, ठीक है, या ऑक्सीजन। ये सभी के सभी क्या है? तत्व, एलिमेंट के उदाहरण हैं। वैसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं और इसको अलग अलग पार्ट्स में नहीं बांटा जा सकता है। जैसे कि मान लेते हैं गोल्ड को हम बांटे छोटे टुकड़ों में, अगर हम बांटते उसको और भी, तो फिर वो हर एक पार्ट, वो हर एक टुकड़ा में Au यानी कि गोल्ड का ही प्रॉपर्टी शो होगा। अगर ऑक्सीजन है मेरे पास है, मान लेते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें बहुत सारा ऑक्सीजन भरा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन के ये कण मौजूद है।
अगर हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और भी स्मॉल पार्ट्स में बांटते हैं, तो हर एक पार्ट्स में है O2 के ही कण पाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक पार्ट में किसी और चीज का कण पाया जाएगा। तो फिर ये हो गया तत्व, पदार्थ का एक स्मॉलेस्ट पार्ट, जिसको और छोटे टुकड़ों में भी बांटा जाए तब भी वही गुण प्रदर्शित करेगा, और ये एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। इसे कहा जाता है एलिमेंट या तत्व। ओके, नेक्स्ट है, इसी के पैरेलल हम लोगों ने क्या देखा था, कंपाउंड यानी कि यौगिक। क्या था, यौगिक। अब दोनों में थोड़ा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं। कंपाउंड यानी कि यौगिक किसको कहा जाएंगे, दो या दो से अधिक तत्व अगर आपस में मिलता है या फिर दो पदार्थ आपस में मिलते हैं लेकिन निश्चित अनुपात में, क्या होगा, दो या दो से अधिक क्या हो रहा है, पदार्थ। यह पदार्थ तत्व भी हो सकता है या फिर यौगिक भी हो सकता है। यह पदार्थ क्या करेंगे, आपस में अभिक्रिया करेंगे, लेकिन कौन से अभिक्रिया में, एक निश्चित अनुपात में। एक निश्चित अनुपात में, यह अनुपात कैसा होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स, निश्चित अनुपात यानी कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में अभिक्रिया करते हैं या रासायनिक गुणों के द्वारा, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक बोलेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थ जब एक निश्चित अनुपात में आपस में मिल जाते हैं तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड यानी कि यौगिक कहा जाता है। लेट अस एग्जांपल, H2O वाटर। ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने का आप पानी ले लीजिए, अपने कुएं का पानी ले लीजिए, तालाब का, नदी का, झरना का, नल का पानी, कहीं का भी पानी ले लीजिए, आप गंगा जल भी ले लीजिए। ठीक है, तो उस हर एक जगह के जल में ये जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इस दोनों का प्रोपोर्शन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन सेम होगा, दोनों का अनुपात एक होगा, 1:8। ठीक है, अगर यह अनुपात परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो वो कभी भी जल नहीं बन पाएगा। अगर आप सोचते हैं कि नहीं हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात अलग अलग ले लेते हैं, हम क्या करते हैं 2:9 ले लेते हैं। वक्त बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, लेकिन यह जल कभी भी नहीं बनेगा, यह गांठ बांध लीजिए। और अगर आपको जल बनाना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात एक ही लेना होगा, और वह अनुपात क्या लेना होगा, 1:8। तो यौगिक क्या हो गया, वैसे कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ जो एक निश्चित अनुपात में अभिक्रिया करेंगे, निश्चित अनुपात में मिल जाएंगे, तब उससे बना हुआ जो नया पदार्थ होगा उसको क्या कहा जाएगा, यौगिक कहा जाएगा, यानी कि कंपाउंड कहा जाएगा। अब यह जो कंपाउंड है, यौगिक है, इसके कुछ गुण देख लेते हैं। क्या गुण होगा, इसको साधारण कोई भी भौतिक अभिक्रिया के द्वारा, साधारण भौतिक यानी कि फिजिकल रिएक्शन के द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि H2O है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम, वाटर के कणों को अलग अलग नहीं कर सकते। अगर हम चाहे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अलग अलग करना, अगर हम पानी को छान देते हैं तो क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा, नहीं होगा ना। आप चाहे तो करके देख सकते हैं कि नहीं हम तो कर लेंगे भाई, तो करके देख लीजिए, नहीं होगा। अगर आप चाहे कि हम उसमें से पानी लिए एक ग्लास में, बोले नहीं हम चुन के अलग कर लेंगे, हाइड्रोजन को अलग कर लेंगे और ऑक्सीजन को अलग कर लेंगे, तो भी ये अलग अलग नहीं होगा। इसको अलग करने के लिए केमिकल रिएक्शन ही या केमिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू ही कराया जाता है। जैसे कि जो जल है H2O है, इसको अलग अलग करने के लिए, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट को, इसके अवयव को अलग अलग करने के लिए एक अभिक्रिया होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बोला जाता है। तो इस दोनों को फिर अलग अलग उससे कर लिया जाता है। ओके, यहां तक कोई डाउट है क्या, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज होता है कि जो यौगिक है, जो कंपाउंड है ना, उसके अवयवों का जो गुण होता है, इस अवयवों का जो गुण है, मान लेते हैं कि हमने एग्जाम्पल वाटर का ही लिया है, ठीक है, तो इसमें अवयव कौन कौन है,
कौन कौन है इनके अवयव यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट? तो कौन कौन है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो चीज है। तो हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या है? एक गैस है। दोनों ही गैस मिल रहे हैं, और गैस मिलकर क्या बना दे रहा है? द्रव बना रहे हैं ना। यानी कि दो गैस आपस में मिलकर द्रव बना दिए। गैस और गैस, क्या जो नया पदार्थ मिला उससे समानता रखते हैं? सिमिलरिटी है क्या? ये तो दोनों गैस है, और ये बन गया क्या? लिक्विड बन गया, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या है? एक ज्वलनशील गैस है, ज्वलनशील गैस है। कैसा गैस है? ज्वलनशील गैस। अगर इसे नॉर्मल छोड़ दिया जाए तो ये जल जाएगा, यानी कि कॉम्बस्टिबल गैस है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन जो है ये जलने में सहायता करता है। अगर आप कहीं पर आग लगाते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो वो और स्पीड से जलने लगता है। मतलब ऑक्सीजन किस तरह का गैस है? जलने में सहायक है यह। लेकिन जो मेरा द्रव बन रहा है, यानी कि जो जल है, यह जल तो क्या करता है? आग को बुझा देता है या नहीं? बुझा देता है। तो देखिए, जो नया पदार्थ मेरा बना, जो जल बना, वो अपने अवयवों के गुणों से बिल्कुल अलग है। यह एक ज्वलनशील गैस था, यह जलने में सहायक था, लेकिन दोनों के बिल्कुल विपरीत। जल क्या कर रहा है? आग को ही बुझा दे रहा है। तो यह हो गया हमारा यौगिक। यहां तक अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहां तक हो गया था? हम लोगों ने क्या क्या अभी तक पढ़ चुका है, एक बार देख लेते हैं। पहला था हम लोगों का पदार्थ, जो कि पिछले चैप्टर में कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। पदार्थ को दो भाग में हम लोगों ने बांटा था। एक है शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंसेस, और दूसरा है कि इम्प्योर सब्सटेंसेस यानी कि अशुद्ध पदार्थ। ठीक, हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? एलिमेंट के बारे में, तत्व के बारे में पढ़ लिया, एलिमेंट के बारे में। ओके, ये कंप्लीट हो चुका है। दूसरा हमने क्या पढ़ा है? कंपाउंड के बारे में, यानी कि यौगिक के बारे में। यह भी हम लोगों ने देख चुका, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है? तत्व। तो तत्व को फिर से तीन भाग में बांटा गया है। कौन कौन से पार्ट में? धातु यानी कि मेटल। दूसरा क्या है? अधातु यानी नॉन मेटल। और तीसरा क्या है? उपधातु अर्थात मेटेलॉइड। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं ये है क्या। फर्स्ट वन इज मेटल। मेटल के बारे में पढ़ना है, धातु के बारे में पढ़ना है। धातु होता क्या है, मेटल होता क्या है। ठीक है, मेटल में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, ऐसे पदार्थ जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज पाया जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटल पर बोलेंगे। और वो प्रॉपर्टी क्या क्या है वो देखते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी मान लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी आघात वर्धनीयता, हिंदी में कहा जाता है, इसी को बोलते हैं मैलिएबल। ठीक है, ये आसान है, मैलिएबल होना चाहिए। आघात वर्धनीय, ठीक है, आघात वर्धनीयता या फिर आघात वर्धनीय, इसी को कहा जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे मैलिएबल, हम लोग मैलिएबल लेकर चलते हैं। ठीक है, तो मैलिएबल होता क्या है? मेटल का कोई भी एक प्रॉपर्टी, सपोज दैट कि ये एक रॉड है। क्या है? रॉड है, एक छड़ है, मोटा सा टुकड़ा। अब इसे हम क्या किए? हथौड़ी से पीटने लगे तो क्या होगा? यह बिल्कुल चपटा होगा और कन्वर्ट होकर कुछ वो इस तरह के सीट में चेंज हो गया। तो एक
थिन शीट में एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो गया, तो उसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? मैलिएबल कहा जाता है। एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें किसी धातु को अगर पीटा जाए तो वह पतली शीट में एक थिन शीट में परिवर्तित हो जाए, तो उस गुण को हम लोग आघातवर्धनीय या फिर मैलिएबल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? धातु तन्य होने चाहिए। कैसे होते हैं ये? तन्य, यानी कि डक्टाइल होता है। क्या होता है? डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब या फिर तन्य का मतलब क्या होता है? धातु से हम पतली तार खींच सकते हैं। आपके घरों में जो वायर्स होते हैं वो कौन से वायर होते हैं? कॉपर का वायर होता है ना, तो वो कॉपर, अगर हम एक कॉपर का टुकड़ा ले और उससे तार बनाना चाहें, उससे खींचे, तो वह तार बन जाएगा पतली पतली तारों के रूप में, तो वो क्या हो जाएगा? तन्य होगा। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? गोल्ड है। गोल्ड है, ठीक है। इससे बहुत ही पतला पतला तार खींचा जा सकता है। अब जो ज्वेलरी बनता है, देखे हैं, जो ज्वेलरी होता है वो बहुत ही कम ग्राम का, बिल्कुल 5 ग्राम 10 ग्राम से भी कम क्वांटिटी में भी क्या होता है? ज्वेलरी अच्छा खासा तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके में डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी, तन्यता का जो प्रॉपर्टी है, गुण है, वो बहुत अधिक पाया जाता है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? धातु मैलिएबल होना चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? क्या होता है? गुड कंडक्टर of heat and electricity. गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यह ताप और बिजली, यानी कि इसका अच्छा सुचालक होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा ये कंडक्टर होता है, यानी कि ताप और बिजली प्रवाहित होने की जो क्षमता होती है वह धातुओं में बहुत अधिक पाया जाता है। ओके, जैसे कि जो कॉपर का वायर बना होता है उससे आप देखते हैं करंट बहुत अच्छे से फ्लो हो जाता है ना, यानी कि मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और क्या क्या प्रॉपर्टी पाया जा सकता है? मेटल सोनोरस होते हैं, प्रतिध्वनिपूर्ण। क्या होते हैं? सोनोरस, यानी कि प्रतिध्वनिपूर्ण। इसका मतलब क्या होता है? अगर हम मेटल को पीटें, ठीक है, या मेटल पे कोई एक हथौड़ी से या किसी चीज से प्रहार करें, तो एक विशेष प्रकार का साउंड निकलता है, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ साउंड, वहां से रिंगिंग का साउंड बाहर आता है, उसी को क्या कहते हैं? सोनोरस। जैसे स्कूल में क्या होता था, अब तो दूसरे तरह का बेल आ गया है, या फिर अभी भी बहुत सारे स्कूल में क्या है कि एक घंटी होता है, उसमें क्या किया जाता है? एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े से पीटा जाता है कि टन 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 टन, आपके स्कूल की छुट्टी हो गई। तो उससे क्या होता है? एक, क्या हम फिर लकड़ी को या फिर दीवार को पीटेंगे उस तरीके से, तो क्या वैसा साउंड आएगा? नहीं होगा। या फिर मंदिरों में जो घंटी होता है, ठीक है, बड़ा सा, या फिर चर्च में जो घंटी होता है उसको हम बजाते हैं, तो क्या होता है? टन टन का साउंड आता है। तो वो जो साउंड होता है उसी साउंड को क्या बोलते हैं? सोनोरस, यानी कि प्रतिध्वनिपूर्ण। और क्या क्या और प्रॉपर्टी भी पाया जा सकते हैं, जैसे इसको यहां लिख सकते हैं, धातुएं जो होती है वो चमकीली होती है, ठीक है। चमकीली धातुओं में एक विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है। जैसे कि अगर ज्वेलरी जो है वो हम क्या दे, कोई लकड़ी से कोई ज्वेलरी बना दे, कोई पत्ते से, कोई फूल से हम ज्वेलरी बना दे, या फिर माने तो प्लास्टिक से ज्वेलरी बना दे, कागज से ज्वेलरी बना दे, तो क्या वो हमेशा शाइन करेगा? चमकेगा? नहीं चमकेगा। लेकिन देखिएगा अब गोल्ड का जो ज्वेलरी होता है, वो ज्वेलरी में क्या होता है? एक चमक होता है, एक विशेष प्रकार का चमक होता है ना, तो उसी को बोला जाता है चमकीली, यानी कि लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। मेटल में ये सारे प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। तो वैसे पदार्थ जिनमें क्या होगा? मैलिएबल का प्रॉपर्टी पाया जाए, डक्टाइल हो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो, सोनोरस हो,
लस्ट्रस हो तो वैसे के वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। अब एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अब तक तो बहुत सारे एग्जाम्पल आ चुके होंगे माइंड में, जैसे क्या हो गया, गोल्ड हो गया एग्जाम्पल, क्या है, गोल्ड है, और क्या है, सिल्वर है, कॉपर है, और भी आप अपने मन से, आयरन है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा धातु। अब आएंगे हम लोग अधातु के बारे में। तो अधातु, जैसे धातु के आगे क्या लगा है, अ, और अ का मतलब क्या होता है, ना होता है। अ का मतलब क्या होता है, ना होता है, अधातु। तो हम लोग धातु के आगे अ लिखे हैं, मतलब इसका अर्थ हो रहा है ना, नो, नो के सेंस में। तो जहां जहां जो जो गुण, जो जो प्रॉपर्टी मेटल में पाया जा रहा है, जस्ट उसका ऑपोजिट प्रॉपर्टी किस पे पाया जाएगा, अधातु, यानी कि नॉन मेटल में, नॉन मेटल में। जैसे कि अधातु, पहला क्या हम लोगों ने क्या पढ़ा, धातु जो होते हैं, मेटल क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। तो यह मैलिएबल होगा क्या, मैलिएबल नहीं होगा। यानी कि अगर हम इस, ये जो दिख रहा है पेन, इसको हथौड़ी से मारे तो क्या यह पतली सीट में चेंज होगा, नहीं होगा। यह क्या होगा, यह बिल्कुल चूर चूर हो जाएगा ना। तो यह क्या होगा, अक्सर जो होते अधातु क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में यह टूट जाते हैं। नेक्स्ट है डक्टाइल, यानी कि तन्य होगा क्या, इससे हम पतला पतला वायर अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। यानी कि अधातु में डक्टाइल का प्रॉपर्टी भी नहीं पाया जाता है। अधातु से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा क्या, नहीं होगा ना। इसीलिए देखे होंगे इलेक्ट्रिसिटी का जब करंट का कोई भी काम होता है तो फिर क्या क्या, रबर या फिर प्लास्टिक का चप्पल पहना जाता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही पुअर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पर गुड, गुड यानी कि नॉट गुड, नॉट गुड को हम लोग क्या लिखते हैं, बैड लिखते हैं। सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो मेटल क्या, नॉन मेटल क्या हो गए, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सोनोरस, क्या इस पेन में कोई स्पेशल चमक है, नहीं है ना। जितने भी अधातु होते हैं, सॉरी सोनोरस यानी कि प्रतिध्वनिपूर्ण, इसको हम पीटेंगे तो क्या रिंगिंग साउंड आएगा, नहीं आएगा। दीवार को हम पीटे, बोर्ड को पीटे तो क्या रिंगिंग साउंड आएगा, नहीं आएगा। क्या टन का आवाज आएगा, नहीं आएगा। तो फिर जो नॉन मेटल होते हैं, अधातु होते हैं, वो सोनोरस भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है क्या, लक्स्ट्रस यानी कि चमकीली। अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं अधातु का, जैसे कि वुड, लकड़ी, क्या है, अधातु है। चेयर, कुर्सी, क्या है, अधातु है। ठीक है, उसी तरीके से यह पेन क्या है, अधातु है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हुए हैं। तो धातु और अधातु इतना समझ में आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना क्या था, उपधातु। उपधातु यानी कि मेटेलोइड्स, मेटेलोइड्स। अब मेटेलोइड्स क्या होता है भाई, हमने धातु देख लिया, अधातु भी देख लिया, अब होता क्या है मेटेलोइड्स, धातु और अधातु के बीच में, किसके किसके बीच में, धातु और अधातु के बीच में। मान लेते हैं एक एग्जांपल, आपको समोसा भी बहुत पसंद है और चाय भी बहुत पसंद है, भूख भी लगा हुआ है और मौसम भी बिल्कुल मानसून, हर बारिश सा हो रहा है, और आपसे मम्मी पूछी कि बताओ बेटा क्या खाओगे, चाय या फिर समोसा। तो फिर आपका मन तो कर रहा है चाय भी खा ले समोसा भी खा ले, मन तो दोनों में है, करे क्या, तो बीच में पड़ गया ना। तो उपधातु भी कुछ इसी तरीके का होता है, वह धातु और अधातु दोनों के बीच का गुण को दर्शाता है। जैसे कि धातु क्या है, गुड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हीट एंड कंडक्टर है, और अधातु क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन
उपधातु जो है वो इन दोनों के बीच के गुण को दर्शाता है, दोनों के बीच में मीडिएटर की तरह दोनों के बीच के गुणों को दर्शाता है। तो उसको क्या बोला जाता है? उपधातु मेटेलॉइड्स, जैसे कि सिलिकन, जर्मेनियम, ये जो है सिलिकन हो गया या जर्मेनियम हो गया, ये क्या है? या फिर बोरोन हो सकता है, ये सभी उपधातु है। ये एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सिलिकन, जर्मेनियम या फिर बोरोन किसके एग्जाम्पल है, तो उपधातु के मेटेलॉइड्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि कमरे के ताप पर धातु किस अवस्था में होता है। आपको मालूम है कमरे के ताप पर अगर आपके रूम में क्या है, खिड़की लगा हुआ है या दरवाजे लगे हुए, तो वहां पर कोई ना कोई मेटल है, या फिर खिड़की में मान लेते हैं कि लोहा लगा हुआ है या दरवाजा में लोहा लगा हुआ है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर में वो किस अवस्था में है? ठोस है, द्रव में है या फिर गैस में है। ठीक है, आपको बताना है कि रूम टेम्परेचर में जो लोहा है वो ठोस, द्रव या गैस कौन सी अवस्था में है? तो लोहा तो ठोस ही आपको दिख रहा होगा, सॉलिड स्टेट में ही। ऐसा तो नहीं है कि वो द्रव में है या फिर गैस में है, ऐसा तो नहीं। या फिर आप ज्वेलरी जो पहने हुए हैं रूम टेम्परेचर में वो किस अवस्था में? ठोस में। लेकिन दो ऐसे मेटल हैं जो रूम टेम्परेचर पे ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में नहीं रहते। वो दो मेटल कौन कौन से हैं ये बताना है। तो पहला जो मेटल है वो क्या है? मरकरी। ठीक है, क्या है? मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में आ जाता है। उसी तरीके से ब्रोमीन, ठीक है, ये ब्रोमीन भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में आ जाता है। अब ये आप मत बोलिएगा कि हाँ आयरन को भी, लोहा को भी हम हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वह भी तो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, द्रव स्टेट में आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या पूछा है कि रूम टेम्परेचर में आपका रूम टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मली? 25 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। गर्मी के दिनों में मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 45 डिग्री सेल्सियस, उससे ज्यादा तो नहीं जाता। क्या 45 डिग्री सेल्सियस में गर्मी के मौसम में आपके घरों में लगे हुए जो लोहे हैं क्या वो द्रव अवस्था में बदल जाता है? नहीं बदलता है ना। लेकिन रूम टेम्परेचर में सामान्य तापमान पे मरकरी और ब्रोमीन किस अवस्था में होते हैं? तो यह द्रव की अवस्था में, लिक्विड स्टेट में होते हैं। ओके, यहाँ तक कहीं पर डाउट हो तो आप कमेंट में, सेक्शन में कमेंट करेंगे और पूछेंगे कि हाँ मैम यहाँ पर डाउट है, तो फिर वो आपको क्लियर किया जाएगा। और अगर किसी को भी इसका नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि हाँ नोट्स चाहिए। ठीक है, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक बार देखते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ चुका है। पदार्थ पिछले चैप्टर में फिनिश। ठीक है, वहां तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ा, पदार्थ को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। कौन कौन सा? शुद्ध पदार्थ, यानी कि प्योर सब्सटेंसेस, और इम्प्योर सब्सटेंसेस, अशुद्ध पदार्थ। नेक्स्ट क्या हो गया? इस शुद्ध पदार्थ को हम लोगों ने फिर से 2 भाग में बांटा। कौन कौन सा? तत्व, एलिमेंट, और फिर इसको क्या हो गया? यौगिक यानी कि कंपाउंड। नेक्स्ट, इस एलिमेंट को फिर से हमने 3 भाग में बांटा। धातु यानी कि मेटल, अधातु यानी कि नॉन मेटल, और फिर मेटलॉइड यानी कि उपधातु, मेटलॉइड्स। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया? शुद्ध पदार्थ कंप्लीट, फिनिश, एलिमेंट कंप्लीट,
कंपाउंड, यह भी कंप्लीट हो चुका है। धातु, अधातु और उपधातु, तीनों का तीनों यानी कि ये वाला पोर्शन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को क्या देखना है, इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस को हमने कितने भाग में बांटा है, 2 भागों में। कौन कौन सा, समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण। इम्प्योर सब्सटेंसेस को ही और क्या कहा जाता है, मिक्सचर। क्या कहा जाता है, मिक्सचर। ठीक है, इसमें क्या है, समांगी, समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस, होमोजीनियस और असमांगी यानी कि हेट्रोजीनियस। क्या होता है ये देखते हैं, एक एक करके देखते हैं यह होता क्या है। समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर। अगर हम क्या करते हैं, एक बर्तन ले लिए, सपोज दैट ये एक गिलास है, ठीक है। अब इसमें हम क्या किए, पानी ले लिया है, नॉर्मल जल जो आपके घरों में मिलता है जल, और इस जल में हम क्या किए, 1 चम्मच नमक डाल के उसको घोल दिए। अब हम बोले कि आप ये देखकर बताइए कि इसमें नमक कहाँ पर है और कहाँ कहाँ पर पानी के कण है, H2O कहाँ कहाँ पर है। आप देखकर बता सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं बता सकते। अगर हम एक सॉल्यूशन बनाए हैं, फिर से मान लेते एक विलियन हम तैयार किए, गिलास है और इसमें हम कोई 2 चीज को घोल कर रख दिए हैं, ठीक है। अब वो 2 चीजें मान लेते हैं, फिर से जल है और चीनी है, शुगर है, वाटर एंड शुगर। अब आपको बताना है कि इसमें जल कहाँ पर है और शुगर कहाँ कहाँ पर, यानी कि चीनी के कण कहाँ कहाँ पर जाकर फंसे हुए। आप देखकर बता सकते हैं, बिल्कुल नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यह दिखेगा ही नहीं कहाँ पर है इसका कंपोजिशन। तो समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर, वैसे मिक्सचर को कहा जाता है जिसमें कण आपस में इस तरीके से मिले होते हैं कि उनके अवयवों का एक सेपरेशन पॉइंट जो है, अलग अलग जो पार्ट्स है वो लाइन क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो उस तरह के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि समांगी मिश्रण। फिर से देखते हैं, समांगी मिश्रण किसको कहा जाएगा, वैसे मिश्रण जिसमें उनके अवयव आपस में कुछ इस तरीके से मिले होते हैं कि उनके अवयवों को, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग अलग देख पाना या अलग कर पाना थोड़ा नहीं, वो बिल्कुल मुश्किल होता है, तो उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। अगर इस ग्लास में जल और नमक का मिश्रण है और आपसे कहा जाए कि इसमें जल कहाँ पर है और नमक कहाँ पर है, तो आप देखकर बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। कोई भी ऐसे कहीं पर तो लाइन नहीं दिखाई देगा ना कि यहाँ पर, हाँ यहाँ इतना दूर यहाँ पर नमक है और यहाँ पर मेरा जल है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम उसको पूरा घोल दिए हैं। उसी तरीके से जल और चीनी है, तो इसमें भी कहाँ पर चीनी है, कहाँ कहाँ पर, वो आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आप एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ये एक स्क्वायर शेप है, ये क्या है, राउंड शेप है, इस तरीके का। ये अब हम बोले कि इसमें आप बताइए सेपरेशन पॉइंट कहाँ पर है, कौन सा 2 लाइन है या फिर कौन सा ऐसा लाइन बन रहा है जिसमें आपको स्क्वायर और फिर सर्कल दोनों को अलग अलग करना है। आप बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर एक लाइन बन रहा है जिसमें से हम क्या करें, सारे स्क्वायर एक साइड और सारे सर्कल एक साइड, ऐसा तो नहीं है, या फिर कहीं पर भी वैसा लाइन तो नहीं बन रहा है ना। तो इस तरह का जो भी मिक्सचर होगा, जो भी मिश्रण होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट हम लोगों को देखना असमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस यानी कि असमांगी मिश्रण। तो असमांगी मिश्रण किसको बोला जाएगा, कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है, आप क्या किए हैं कि वाटर बोतल ली, ठीक है, सपोज दैट कि ये एक वाटर बोतल है कुछ इस तरीके का, ये वाटर बोतल है, इसमें क्या ले लिए हैं, पानी है, जल है,
ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर दिए, ऑयल, ठीक है। वाटर था, इसमें क्या कर लिए, तेल, वाटर प्लस ऑयल ये ले ली। अब दोनों को हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, ऐसे ऐसे बिल्कुल खूब से मिलाएं मिलाएं मिलाएं, और उसके बाद में इसको हम रख देंगे कुछ देर के बाद में। तो ये क्या होगा, थोड़ी ही देर में ये क्या हो जाएगा, एक सेपरेशन पॉइंट आ जाएगा, सारे के सारे तेल ऊपर आ जाएंगे और सारा का सारा पानी नीचे आ जाएगा, यानी कि आपका पानी अलग और फिर तेल अलग। तो असमांगी मिश्रण वैसा मिश्रण जिसमें इसके अवयव के कण जो होते हैं वो उनके पृथक करण का जो लाइन होता है वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है, यहां से हम इसे अलग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक ग्लास है, ठीक है, इसमें हम क्या ले चुके हैं, ये जल है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, रेत ले रहे हैं, सैंड, बालू, ठीक है, इसमें क्या कर दिए, बालू डाल दिए और उसको एकदम मिला दिए, बहुत जोर जोर से मिला दिए कि उस पे, तो बालू क्या उस पे घुलेगा, नहीं घुलेगा ना, या फिर घुल भी जाता है, उसमें मिल भी जाता है, बिल्कुल कीचड़ की तरह हो जाता है। लेकिन उसे कुछ देर अगर हम रख देंगे तो रखने के बाद में देखिएगा इसके नीचे में जो रेत है, जो सैंड है, वो कुछ इस तरीके से जम जाएगा। फिर दोनों को हम लोग अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो फिर इस तरह के मिश्रण को क्या कहा जाएगा, असमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वैसा मिश्रण जिसमें उनके अवयव, वैसा मिश्रण जिनमें उनके अवयवी कणों को का जो पृथक्करण का जो लाइन होता है, सेपरेशन लाइन होता है, बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है और उसको पृथक भी किया जा सकता है। तो उस तरह के मिश्रण को हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया जल और रेत, जल और तेल, और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओके, तो इस यहाँ तक के टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अगर यहाँ तक के टॉपिक में कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ओके। और अगर पसंद आया हो ये लेक्चर तो फिर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट करना चाहें, फीडबैक देना चाहें तो फिर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके आगे का जो सेक्शन है, आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।